बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम की रिव्यू एक्सरसाइज। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सारे चैप्टर्स को एट द एंड। पहले हम एक्सरसाइजेज को ख़त्म कर लेते हैं क्वेश्चन को, इसके बाद इंशाल्लाह सारी हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे सारे चैप्टर्स के। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? 7.1 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा है, सारा चैप्टर अब रिवाइज होने वाला है इस रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर। रिव्यू का यही मतलब होता है कि हमने प्रीवियस जितना भी कुछ पढ़ा है वो सारा कुछ हमने इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, और n के लिए उसने कंडीशन बता दी है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। मीन्स आप 1 2 3 अप टू सो जो मर्जी वैल्यू पुट करें उसके लिए क्या होगा? ट्रू होगा। आप इसको प्रूव करके दे हमें। तो मैथमेटिकल इंडक्शन स्टूडेंट हमारे पास क्या मेथड था, हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1 हम वहाँ पे करते थे कि पुट n इज इक्वल टू 1, कि 1 के लिए अगर वो ट्रू है तो फिर हम मूव करते हैं स्टेप 2 की तरफ। 1 जो हमारा स्टेप वो बेसिक स्टेप होता था, और 1 अब तब हम पुट करेंगे। यहाँ पे कंडीशन बाज था, कुछ क्वेश्चन में n की जगह उसने लिखा होता था ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो फिर हम वहाँ पे 4 पुट करते थे, 1 पुट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कह दिया ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम 1 पुट करके चेक करेंगे। तो चलें जी, अपनी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड को भी इक्वल प्रूफ करना है फॉर 1 के लिए। तो क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे तो नंबर्स हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे पुट करें अगर 1, देयरफॉर 1 डिवाइड बाय n की जगह 1, ठीक है, n की जगह 1 प्लस 1, फिर ब्रैकेट 1 प्लस 2 इक्वल टू राइट साइड पे 1, 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 एज इट इज 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2। ठीक हो गया। चलें जी, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आगे इसको कंप्लीट करते हैं। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2 होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 प्लस 1 3, 3 2s आर 6, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1/6 आएगा। राइट साइड पे चेक करते हैं, 1 मल्टीप्लाई होने से यही नंबर आएगा, 3 प्लस 1 4, ये प्लस 4 है, ये भी ऊपर प्लस 4 नीचे भी प्लस 4, कैंसिल हो गई, 3 प्लस 1 4 होगा, 4 4 से कैंसिल, तो ऊपर रह गया 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या रह गया? 1 प्लस 1, तो क्या हो जाता है? 1 प्लस 1 हमारे पास 2 होता है। ठीक है, 1 प्लस 1 2, 2 और ये 2 प्लस 1 3, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रू हो जाएगा स्टेप 1। स्टेप 1 जब ट्रू हो गया, अब हम मूव करते हैं स्टेप 2 की तरफ, यानी बेसिक स्टेप हमारा क्लियर, तो अब मूव करते हैं हम स्टेप 2 की तरफ। इसको आप बेशक यहाँ पे लिख लें, स्टेप 1 लिख लें, या इसको आप बेसिक स्टेप लिख लें। ठीक है, अब अगर स्टेप बेसिक स्टेप है तो फिर स्टेप 1 होगा, अगर ये स्टेप 1 है तो अब आपने लिखना है स्टेप नंबर 2। ठीक हो गया। चलें, अब स्टेप 2 में हम क्या करते होते थे कि हम ये प्रूफ करते हैं कि जो क्वेश्चन है ये k के लिए ट्रू है। k के लिए अगर ट्रू है तो खुद इसको हम सपोज कर लेंगे, तो फिर k प्लस 1 के लिए हम इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k n में अगर मैं k पुट करूँ तो उसके लिए ये क्वेश्चन ट्रू रहेगा। तो ये बात हमने सपोज कर लिया, तो अब ये हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 डिवाइड बाय n की जगह जस्ट हमने k पुट करना है, k प्लस 1 और k प्लस 2। वेरी इजी मेथड है स्टूडेंट, मैथमेटिकल इंडक्शन। आप इसकी जस्ट प्रैक्टिस करें और मेथड आपको अंडरस्टैंड करना है, और बाकी ये आपके पास सबसे इजी एक्सरसाइज, सबसे इजी चैप्टर है ये। n की जगह जस्ट हम क्या पुट करते जा रहे हैं? k। ठीक हो गया। चलें, तो इसको हम क्या देते हैं? स्टेप 1, ये हमारा स्टेप 1 होता है। ठीक है, इक्वेशन 1, स्टेप 2 इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इक्वेशन 1 क्यों कहते हैं? कि मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा कम्प्लीटली। कहाँ पे यूज़ करूँगा? वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, या आप कह सकते हैं सबसे मुश्किल स्टेप है, जो है हमारे पास स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? हमारे पास क्या होता है, हम इसको चेक करते हैं। नाउ वी नीड टू शो दैट, अब हमें क्या ज़रूरत है? वी नीड टू शो दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ये k प्लस 1 के लिए क्या है? ट्रू है। ये हमारा मेथड है। स्टेप 1
1 के लिए चेक करना, स्टेप 2 में सपोज कर लिया, स्टेप 3 में क्या करना जा रहे हैं, हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ये ज़रूरत है कि यही जो स्टेट में क्वेश्चन है ये k+1 के लिए भी ट्रू है। अब कैसे प्रूफ करेंगे देखें, दोबारा अपने क्वेश्चन में n की जगह हमने पुट करना है k+1, तो पुट करें 1 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन प्लस। अब यहाँ पे आपने समझना है, गौर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जगह थोड़ी छोड़ देता हूँ, यहाँ पे प्लस करके लिख देता हूँ। अब ये किस लिए छोड़ी है, अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पे n की जगह k+1 पुट करें, क्योंकि हम क्या पुट करने जा रहे हैं, k+1, n की जगह k+1। फिर आगे आप गौर करना, n की जगह k+1 पुट करूँगा, +1 पहले से मौजूद है तो कितना हो जाएगा, k+2 हो जाएगा, ठीक है। फिर k 2+2 होगा, +1 में तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये जो जगह छोड़ी है, अब इसकी तरफ आते हैं। ये अगर हमने इसकी लास्ट टर्म लिख ली तो इससे पिछले वाली टर्म लिखनी है तो क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे। अब इसमें से एक माइनस करके इधर लिखते जाएं। अब देखें जब इसमें से एक माइनस करेंगे ना तो यही नंबर आएंगे, यानी ये देखें k+1 है तो इसमें माइनस करेंगे तो +1 -1 कैंसिल, सिर्फ k रह जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से एक कम करेंगे तो k+1 रह जाएगा, +2 थे एक कम कर दिया, k+3 थे, यहाँ से भी एक कम करेंगे तो क्या रह जाएगा, k+2 रह जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब यही चीज़ हमारी यहाँ तक z बन जाती है, तो इसलिए हम यहाँ तक जो भी हमने काम किया होता है, यहाँ तक ये सारी जो इक्वेशन है इसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 का रिजल्ट यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। हम पुट क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में n+1 पुट कर रहे हैं, लेकिन इस एक टर्म पीछे भी हमने ओपन कर ली, इससे कोई मिस्टेक नहीं है, ना ही कोई मसला है कि एक टर्म अगर पीछे हम सीरीज़ की ओपन कर लें तो। अब यहाँ पे भी हमने n की जगह k+1 पुट करना है, तो k+1 फिर क्या है k+1, अब k+1 पुट करेंगे, 3 आगे मौजूद है, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक हो गया। फिर 4 एज इट इज़। नेक्स्ट n की जगह k+1 पुट करूँगा तो +1 पहले से मौजूद है तो k+2 हो जाएगा। फिर k+1 पुट करने से k+2 पहले से मौजूद है तो k+3 हो जाएगा। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसी को हमने प्रूफ करना है। इसको क्या प्रूफ करना है, इसकी लेफ़्ट साइड ये सारी ये इसके इक्वल आनी चाहिए तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। अब ये सारी साइड इसके इक्वल कैसे आएगी, इसको समझते हैं। देखें ये जो मैंने हाईलाइट किया है ब्लू कलर से, यहाँ पे हम लिखेंगे कि यूजिंग 1, क्यों यूज़ कर सकते हैं ना, ये देखें यहाँ तक बिल्कुल सेम इक्वेशन लिखी हुई है, सीरीज़ लिखी हुई है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन 1 को। ये हमने सपोज भी की थी, हमारा इक्वेशन है, इस क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे लिख लें इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, अब फिर इसको 2 का नाम दे दें, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने इसका रिजल्ट पुट कर देना है। इसका रिजल्ट क्या है, इस सारे का रिजल्ट क्या था हमारे पास, k+3 डिवाइड बाई 4 k+1 और k+2, ठीक हो गया। नेक्स्ट प्लस ये टर्म एज इट इज़ लिखनी है, 1 डिवाइड बाई क्या है, k+1 है, फिर k+2 है, फिर k+3 है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसको k+1 इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो k से मल्टीप्लाई k², k को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4k, फिर 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 1k, तो 4k 1k 5k हो जाएंगे, ठीक हो गया। प्लस 4 1 जार 4, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने दें, 4 इंटू k+2 फिर इंटू k+3, दिस इज़ आवर मेन रिजल्ट। यहाँ से अब हमने क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और ये वाला एक्सप्रेशन बना लेंगे। अगर हम ये बना लिया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ से अब इसके बाद इससे पीछे जो कुछ है ना आप समझेंगे, ये क्वेश्चन था, ये बात ख़त्म होगी, गेम को कंप्लीट होगी। यहाँ से अब इसके बाद आप वो जो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ये आपको कहूँ कि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट बना दें या राइट को सॉल्व करके लेफ्ट बना दें, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस लेफ्ट साइड को कंसीडर करते हैं, ये राइट साइड बनाते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक हो गया, ये लेफ्ट हैंड, इसको सॉल्व करना है और वो चीज़ बनानी है। अच्छा अब देखें यहाँ से पहले ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इनके दरमियान क्या है, प्लस का साइन है। तो सबसे इजी वे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में भी जब एक्सरसाइज पढ़ाई थी, सबसे पहला स्टेप आपके जहन में जो आना चाहिए वो क्या है, कॉमन।
अगर कॉमन आता है कॉमन लें, कॉमन लेने से क्वेश्चन इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखें ऊपर से कोई चीज़ कॉमन कुछ भी नहीं है, उधर तो 1 है, इधर तो बहुत डिफरेंट वैल्यू है। डिनोमिनेटर से देखें, यहाँ से 4, यहाँ पे 4 नहीं है, k+1 है, k+2 भी है, कॉमन निकाल लें। ठीक हो गया। तो यहाँ से लिख भी लें टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हैं हम, k+1 एंड k+2 कहाँ से, फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक हो गया, डिनोमिनेटर से। चलें अब आगे चलते हैं। 1 डिवाइड बाय, जो कॉमन लिखा है लिया है उसको बाहर लिख लें, ब्रैकेट लगा लें। यहाँ से ऊपर तो हमारे पास सेम है तो इसको मल्टीप्लाई करें, के से मल्टीप्लाई k² प्लस k3 से मल्टीप्लाई 3k। डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा, डिवाइड बाय 4। k+1 और k+2 कॉमन चलेगी बाहर, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इस जगह पे 4, फिर आगे प्लस, ऊपर हमारे पास 1 ही है, 1 ही लिखा रहने दें। डिनोमिनेटर में क्या है, k+1 k+2 पहले ही बाहर निकले चुके हैं, तो सिर्फ क्या रह गया, k+3 रह गया। ये ले जी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू। अब हमने जहन में रखना है कि राइट हैंड साइड बनानी है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, k+2 है और k+3 है। यहाँ पे हमारे पास k+3, यहाँ से 4, ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो ये 1 डिवाइड बाई k+1 लिख लें एज इट इज़, k+2 लिख लें। ठीक है, और ये हमारे पास एलसीएम लेना है। अब हमने जब भी दो वैल्यू प्लस माइनस हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखें कॉमन लेने से क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा कि आपकी सोच है। अब देखें अगर आप कॉमन ना लेते, आप एलसीएम लेना शुरू कर देते, तो क्वेश्चन इंतहा का मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको सॉल्व भी किया होगा, प्रैक्टिस भी की होगी पहले, तो आपने देखा होगा। तो इसलिए कॉमन ज़्यादा मैं इसको कहता हूँ कि कॉमन सबसे पहली चीज़ आपने देखनी होती है, कॉमन। अब यहाँ पे दोनों नंबर जब डिफरेंट हुआ, एलसीएम लेने का क्या मेथड होता है कि दोनों अगर डिफरेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दो k+3 से। ठीक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो k+1 k+3 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, पहले k से मल्टीप्लाई करें, तो k² से k मल्टीप्लाई k³ हो जाएगा, प्लस 3k क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि k दोनों से मल्टीप्लाई होना था। अब +3 की बारी है, 3 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3k² और 3 से मल्टीप्लाई 9k। अब 4 1s are 4, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस दोनों को यहाँ पे और इस 4 को 1 से, और दरमियान में प्लस का साइन था तो ये प्लस आ गया। क्लियर हो गया। चलें अपने क्वेश्चन को भी देखना है राइट साइड पे जो हमने प्रूफ करना है। तो अब डिनोमिनेटर में उनको इसी तरह लिखता हूँ, जो नोमिनेटर में रह गया उसको मैं लिखता हूँ k³ रह गया, प्लस 3 क्या रह गया, 6k² प्लस 9k प्लस 4 डिवाइड बाय 4 कॉन्स्टेंट है, पहले लिख लेते हैं, फिर तरतीब से k+1 k+2 और फिर k+3। ठीक हो गया। अच्छा अब स्टूडेंट आप ये देखें कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, 4k+2 और k+3 की। इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हमने ख़त्म करना है किसी तरीके से। ख़त्म कैसे करेंगे, ज़ाहिर बात है ऊपर से कोई फैक्टर्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे k² नज़र आ रहा है जबकि यहाँ पे k³ है। तो अब हम इसको फैक्टर किस तरह बनाएंगे, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। क्या चाहिए, 5k चाहिए, मेरे पास क्या है 9k। मैं यहाँ से इसको ब्रेक करने लगा हूँ 9 को 5 की टर्म में। तो किस तरह ब्रेक करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। देखें k³ एज इट इज़ लिखें, प्लस यहाँ पे भी 6k, इसको भी 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे एक लिख सकते हैं आप, सिर्फ k² लिखें और प्लस 5k² लिख लें। ठीक हो गया, क्योंकि 5k² प्लस k करेंगे तो 6k, और ये जो 9k था इसको भी आप किस तरह करें, यहाँ पे एक लिख लें 5k और एक लिख लें 4k, तो 5 + 4 9 हो जाएगा, प्लस 4 एज इट इज़ डिवाइड बाय जो भी है वो एज इट इज़ रहेगा। ये स्टेप समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने क्या कहा है, कहाँ से देख के याद आपको समझ आएगी कि क्या करना है। आपने यहाँ से देखना है मैंने क्या बनाना है, 5k, बाकी k² और वो तो इसको रिड्यूस करेंगे तो बनेगा 4 भी पहले से मौजूद है, ये भी ब्रेक नहीं होना। सिर्फ मसला है इस 5k का, यहाँ पे 5 लाना है, तो 5 फिर यहाँ से भी सारी बात है 5 बनाना है और यहाँ से भी 5 बनाना है। तो 6 है, इसको भी 5 की फॉर्म में लिखा, 5 लिखूंगा तो फिर 1 बचेगा। यहाँ पे 9 है, इसको भी 5 लिखा तो इसके साथ 4 बच जाएंगे, तभी 9 पूरे होंगे। अब इसके बाद क्या करने लगे, अब इसके 6 टर्म बन गई, 1 2 2 4 और 2 6 टर्म, 6 टर्म बन गई हैं। तो हर 2 टर्म में से कॉमन निकाल लें, जो कॉमन आ रहा है।
तो यहाँ से आप देखें कि क्या कॉमन आएगा, के स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो कॉमन लेते हैं। यहाँ पे के स्क्वायर यहाँ पे भी है, के स्क्वायर यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे स्क्वायर तो होगा ना, स्क्वायर के बाद क्यूब होता है। तो के स्क्वायर जब कॉमन आ गया तो सिर्फ के रह गया, प्लस यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया, प्लस यहाँ से 5k कॉमन आ रहा है, 5k कॉमन, क्योंकि 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे k यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 5k कॉमन, तो k प्लस 1 रह गया, प्लस यहाँ से भी क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा, k प्लस 1 रह जाएगा, क्योंकि 4 कॉमन सिर्फ k रह गया, 4 कॉमन इसकी जगह 1 रह गया, डिवाइड बाय हमारे पास क्या रह गया, 4, वो एज इट इज़ जो भी है उसको आंख बंद करके आप लिखते जाएं। ठीक हो गया। चलें, अब क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट प्रूफ हो चुका है। अब हमें ये पता है, ये हमने फैक्टराइजेशन में ये चीज़ सीखी थी, क्लास 9 से आप ये पढ़ते आ रहे होंगे। जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो टर्म एक जैसी होती है उसको एक बार लिखते हैं और जो बाकी टर्म्स होती हैं उनको एक बार लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सारी एक्सप्रेशन को ऊपर वाले को, इसको मैं लिख लूँगा k प्लस 1 जो कॉमन है सारों में, यानी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप ये समझ लें, यहाँ से कॉमन निकाल लें। दूसरे लफ्ज़ों में यही चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन करने लगा हूँ। यहाँ से डिनोमिनेटर से लिया था, अब यहाँ से नोमिनेटर से कॉमन, यहाँ से भी k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, ठीक हो गया, यहाँ से भी k प्लस 1 कॉमन, यहाँ से भी k प्लस 1 कॉमन। अब जब यहाँ से k प्लस 1 कॉमन तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, क्या रह गया आपके पास, k स्क्वायर रह गया, प्लस यहाँ से क्या रह गया, 5k रह गया, प्लस यहाँ से क्या रह गया, 4, क्योंकि k प्लस 1 हम पहले बाय कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में जो है वो आप इसी तरह लिखें 4 इंटू k प्लस 1, और नेक्स्ट क्या है k प्लस 2 और k प्लस 3। अब आप देखें ज़रा कि k प्लस 1 को हम बाय निकालने में कामयाब हो गए, इसको कैंसिल भी करते हैं। तो कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास रह जाएगा नोमिनेटर में k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, और डिनोमिनेटर में 4 और k प्लस 2 रह जाएगा और k प्लस 3 रह जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी राइट साइड को देखें, यही नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है आपकी राइट साइड भी। ठीक है, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लें, और ये क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 इस रिव्यू एक्सरसाइज से। ठीक है, उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट कहते हैं सर थोड़ा सा बड़ा लिखा करें, अब मेरे पास जगह जितनी है मैं उतना ही लिखूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास द रेशो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म। अब क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, किसकी बात कर रहा है, पहले वो बात कर रहा है रेशो की, फिर वो उसने कहा है कोफिशिएंट। दो बातें आपको यहाँ से समझनी चाहिए, एक तो हमने कोफिशिएंट्स को देखना है और दूसरी हमने रेशोज को देखना है। आप 3 कंसेक्यूटिव, अब कंसेक्यूटिव मतलब तीनों जुड़े हुए नंबर, जैसे 1 2 3 7 उनके दरमियान, जैसे 1 3 नहीं करना, 2 उसमें रह जाएगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स लेनी है, किसकी, इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। आप अच्छा यहाँ से अब आपको टर्म्स से जहन में, मैंने आपको कहा था जब भी क्वेश्चन में टर्म्स का वर्ड आए तो वहाँ पे आपने टर्म का फार्मूला लगाना है। ये जब मैंने आपको 7.2 पढ़ाई थी, अब 7.1 से हमारा एक क्वेश्चन था, वो हमने यानी 7.1 जिसको आती है कंप्लीट, जिसको आती है उसने वो रिव्यू एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन कर लिया, जिसको नहीं आती उससे नहीं होगा। इसी तरह 7.2 में भी इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस टाइम में मैंने कहा था। अब ये फिर रिव्यू में आ गया, तो ये 7.2 को आपको रिवाइज कराने जा रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी उसमें, मैथमेटिकल बाइनोमियल थ्योरम था, और बाइनोमियल थ्योरम की टर्म फाइंड करने वाला केस था। तो ये वही क्वेश्चन आ गया बाइनोमियल। यहाँ पे आपको बाइनोमियल थ्योरम आएगा तो उसकी टर्म निकालनी आएगी, तो उसकी टर्म का फार्मूला मैंने बताया था वो हम इसमें यूज़ करेंगे, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा चलें, अब यहाँ से टर्म्स का है तो टर्म का फार्मूला आपको सबसे पहली बात है टर्म का फार्मूला लिखना। तो बाइनोमियल थ्योरम में जो हम टर्म का फार्मूला लिखते हैं वो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ से, जो चीज़ें हमें साथ साथ पता चल रही हैं। तो टर्म का फार्मूला मैंने आपको बताया था TR+1 लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, n कम्बिनेशन R, और a की पावर लिख रहे थे n माइनस आर, और b की पावर सिर्फ r। ये किसके लिए था, इफ़ a प्लस b पावर n, अगर a प्लस b पावर n बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास, यानी ये अगर इसकी जनरल टर्म है तो उसका हम ये जो है ना इसका टर्म का फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने 7.2 के स्टार्ट में जहाँ से ये टर्म का कई स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, वहाँ से हमने इसको देखा था। आप उसको देख के दोबारा जाके रिवाइज कर सकते हैं कि टर्म का सर ने यही फार्मूला लिखवाया था या कोई और था। ठीक है, चलें, बाइनोमियल टर्म हमने लिख लिया, टर्म का फार्मूला लिख लिया, इसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इस एक्सपेंशन की जगह उसने ये एक्सपेंशन दी है, तो क्या डिफरेंस है, a की जगह हमारे पास 1 है, b की जगह x है, और पावर n ही है हमारे पास। इज
रेशो उसने ये जो उसने रेशो के स्टार्ट में बात की थी ना, वो उसने यहाँ पे दी है 2:15:70। और कोफिशिएंट जो है वो ये है, किसके कोफिशिएंट? ऑफ 3 कंसेक्टिव टर्म्स। ये जो 3 कंसेक्टिव टर्म, ये हमने एक टर्म लिखी है, इसकी तरह हम 3 और दो और लिखेंगे, 3 बनेगी। इनके कोफिशिएंट को, उनकी रेशो जो है वो हमारे पास इसके इक्वल होगी। और फिर वो कहता है, इसके बाद कह रहा है कि आप क्या करें, एवरेज फाइंड करें 3 कोफिशिएंट्स की। तो यानी जो 3 कोफिशिएंट होंगे उनके एवरेज। तो एवरेज जब भी कहीं पूछी जाती है तो जितने भी नंबर्स हैं उनको प्लस करें, और जितने वो नंबर्स हैं 3 है 4 है 5 उनको उससे डिवाइड कर दें। ठीक हो गया। तो ये हमारे इस पूरे क्वेश्चन की समरी है। इसको हम अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये स्टार्ट में फार्मूला था, चलें एक टर्म ये होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी में हमने ये इस क्वेश्चन, ये तो जनरल था क्वेश्चन हमारा वो है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो हमने जनरल फार्मूला लिख दिया ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम टर्म लिखने लगे हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन है हमारे पास 1 + x और इसके ऊपर पावर n। ठीक हो गया। देयरफॉर अब यहाँ से अगर मैं 3 कंसेक्टिव टर्म कंसीडर करता हूँ, तो सपोज जनरल टर्म हमारे पास ये है tr+1, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म क्या होगी, फिर tr+2 होगी, और थर्ड टर्म क्या होगी, tr+3 हो जाएगी। ये 3 टर्म्स हमने कंसीडर कर ली। अब इनके वैल्यूज, इनके फार्मूले की वैल्यूज लिखें अकॉर्डिंग टू फार्मूला। tr+1 की वैल्यू होगी स्टूडेंट आपके पास ये जो लिखी है वही, लेकिन n की जगह n ही है, r की जगह हमारे पास r ही है, ठीक है, a की जगह हमारे पास 1 है। तो 1 की जो मर्जी पावर लें, आपको पता है आंसर 1 ही आता है, इसलिए ये वाली टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाली टर्म हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि 1 है, तो 1 की जो मर्जी पावर लें आंसर 1 होगा। तो सिर्फ b रह गया, तो b हमारे पास क्या है, x, और x की पावर क्या लेनी है, r लेनी है। ठीक है, हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म बन गई। इसके आगे लिख दें बेशक फर्स्ट टर्म। ठीक हो गया, यहाँ से लिख लें इसको फर्स्ट टर्म। अच्छा, अब हम सेकंड टर्म लिखने जा रहे हैं, tr+2 कर लें, तो वहाँ पे क्या होगा, n। देखें r में अब 1 था तो हमारा यहाँ पे r था। अब जब r में 2 होगा तो आपके ख्याल में r में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। देखें यहाँ पे r में 1 प्लस करने से यहाँ पे सिंपल r ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब r में 2 प्लस होंगे तो फिर यहाँ पे r में 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आगे वही बात है कि 1 की जो मर्जी पावर है 1 ही होती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी इसी तरह r, यहाँ पे सिंपल r था क्योंकि यहाँ पे r है, तो यहाँ पे भी r, यहाँ पे जब r+2 होगा तो यहाँ पे भी r+1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म। क्लियर हो गया, ये कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल। यहाँ से देखें r का अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो अगर r थी तो ये तो फार्मूला है ना, इसमें अगर 1 इसमें और ऐड कर दे तो यहाँ पे भी हम r में 1 ऐड कर रहे हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, अब इसी r में हम आप समझ लें कि 2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे भी आप n r में 2 ऐड करते जाएँ। ठीक हो गया, तो x r इसमें भी 2 ऐड हो जाएगा। तो दिस इज आवर थर्ड टर्म। अब इसके बाद हमें क्या कहा था कि पूरी टर्म फाइंड करनी है, नो, उसने कहा था 3 कंसेक्टिव टर्म, वो हमने कंसेक्टिव कंसीडर की 1 2 3। ठीक हो गया। अब वो कह रहा था कि इसके कोफिशिएंट सिर्फ लिखें और उनकी रेशो में बता रहा हूँ। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास कि कोफिशिएंट लिखें, तो इनके कोफिशिएंट क्या हैं, ये हैं। ये तो वेरिएबल है हमारे पास, ये वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट होता है, यहाँ से नंबर हमें मिलता है, ये आपको पता है कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ये है NCR लिखें या कम्बिनेशन में लिखें, इसकी रेशो लिखनी है आप किसके साथ, दूसरे नंबर के साथ, वो क्या है NR+1, और उसकी फिर रेशो लिखनी है तीसरे नंबर के साथ, वो क्या है NR+2, और ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, आप क्वेश्चन पढ़ें, रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्टिव टर्म, यानी 3 कंसेक्टिव टर्म के कोफिशिएंट की रेशो इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग इज है, क्या है, 2 15 और 70। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2:15:70। ठीक हो गया। यहाँ तक अब हम सारा क्वेश्चन लिख चुके हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी थी हमारे पास। अब हमने यहाँ से इसके बाद इन 3 कोफिशिएंट की एवरेज फाइंड करनी है।
मीन इन तीनों को प्लस करना है और 3 से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ से मसला ये है कि ना ही n पता है ना ही r पता है, नंबर ही नहीं पता अभी तक हमें। नंबर पता चलेंगे तो फिर हम तभी प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो अब हमारा टारगेट है यहाँ से n और r फाइंड करना। तो अब ये रेशो में जब भी आपके पास एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह की 3 रेशो दी जाए ना, 3 रेशो, तो आपने कोई इसी 2 को कंसिडर कर लेना, यानी फर्स्ट 2 और फिर सेकंड और थर्ड को कर लें, या फर्स्ट और सेकंड या फर्स्ट और थर्ड, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, इससे आंसर आपका ठीक है, जिस तरह से मर्जी कंसीडर करें। तो मैं यहाँ से कंसीडर करता हूँ क्योंकि फर्स्ट इजी है n कॉम्बिनेशन r, और इसको कंसीडर करता हूँ सेकंड के साथ n और r प्लस 1। और इसी तरह इनकी रेशो, पहले की रेशो ये 2 होगी, दूसरे की रेशो जो थी वो 15 होगी। दिस इज आवर वन केस। इसी तरह सेकंड केस, आप सेकंड और थर्ड को कंसीडर कर लें, आप फर्स्ट और थर्ड को भी कंसीडर कर सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सीक्वेंस वाइज ही चल रहा हूँ। यहाँ पे r प्लस 2 लिखेंगे और इक्वल टू 15 रेशो क्या हो जाएगी 70। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी क्योंकि 2 अननोन है, n भी फाइंड करना है r भी फाइंड करना है। जब 2 अननोन है तो 2 इक्वेशनें बनानी है, जहाँ से हम 2 इक्वेशनें बनाएंगे वहाँ पे सॉल्व करके साथ हम इसका एवरेज भी फाइंड कर लें। अब रेशो का मतलब क्या होता है डिवाइड, और ये जो लाइनें लगी हुई हैं इनका मतलब होता है कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन का फार्मूला आप चैप्टर जिसको 6 आता होगा तो वो इधर आएगा, क्योंकि 7 पढ़ने से पहले 6 पढ़ना चाहिए, उसमें कम्बिनेशन था इसलिए हमने पहले पढ़ा था। कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या था अभी मैं डिटेल से नहीं बता सकता, यहाँ पे सिर्फ उस फार्मूले को यूज़ करता हूँ। वो था NCR का फार्मूला था, n कॉम्बिनेशन, जो भी ऊपर नंबर है उसी का कॉम्बिनेशन साथ लिखते भी हैं, n कॉम्बिनेशन डिवाइड बाय n माइनस r, यानी ऊपर जो नंबर है उसको नीचे वाले नंबर से माइनस करें, फैक्टोरियल डालें और साथ जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर में इसी का, यानी ये जो n कॉम्बिनेशन r नीचे नंबर है इसका फिर फैक्टोरियल ले लें। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला। इसको आप प्रूफ देखना चाहते हैं या इस फार्मूले को देखना चाहते हैं 6 चैप्टर में चले जाएं, वहाँ पे ये होगा आपके पास कॉम्बिनेशन वाले एक्सरसाइजेज में। अच्छा, ये फार्मूला ओपन कर दिया, अब यही फार्मूला हमने यहाँ पे भी ओपन करना है। ठीक हो गया। रेशो का मतलब पहले बता चुका हूँ डिवाइड, तो इसकी जगह मैं डिवाइड लगा देता हूँ। मैंने क्वेश्चन में भी डिवाइड लगाया था, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो इसको भी ओपन करें, क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस, n में से ये माइनस करना है माइनस r। अब स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि r प्लस 1 लिखते हैं, क्योंकि जब हम माइनस करूँगा तो इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, ये चीज़, और इसका फैक्टोरियल, और फिर क्या है आगे मल्टीप्लाई करके r प्लस 1 का फैक्टोरियल, विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 15। पहले ही बता चुका हूँ रेशो का मतलब क्या है डिवाइड है। चले जी, पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं फिर दूसरे की तरफ जाते हैं। यहाँ से अब डिवाइड को मैं चेंज करने लगा हूँ मल्टीप्लाई में, तो फिर क्या होने वाला है हमारे पास यहाँ से n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, मैं इसको ओपन भी करता हूँ। ओपन करने का भी मेथड, आप ये फैक्टोरियल वाला चैप्टर जो है चैप्टर 6, इसकी पहली एक्सरसाइज में ही मैंने आपको डिटेल से बताया था कि फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो इसको ओपन करेंगे n माइनस r, फिर इसमें से एक कम करेंगे, फर्स्ट टाइम वही लिखते हैं उसके बाद एक कम। अब मैं यहाँ पे फैक्टोरियल स्टॉप कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ इसकी रीज़न आगे बताता हूँ। फिर ये r फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको भी मैं ओपन करता हूँ, फर्स्ट टाइम r लिखूँगा, नहीं इसको भी नहीं ओपन कर सकता, मुझे दूसरे को ओपन करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मुझे पता चल रहा है किसको ओपन करना है किसको नहीं। अगर चैप्टर 6 आपने पढ़ा है सही समझा है तो आपको ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया और इस वैल्यू को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ये आ गया यहाँ पे फैक्टोरियल, और ये ऊपर वाली वैल्यू जो है हमारे पास r, ये नीचे थी ऊपर जाके, इसको मैं अब ओपन करने लगा हूँ, r प्लस 1 लिखूंगा, अगली बार इसको ओपन करूंगा तो ये r फैक्टोरियल पे जाके स्टॉप हो जाएगी, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल आ जाएगा, और इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 डिवाइड बाय 15। ठीक हो गया ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से मैंने इसको ओपन किया, इसको नहीं किया, फिर इसको कर दिया। देखें, अब जब ऊपर नीचे टर्म है तो मैं इनको करूँगा कैंसिल। कैंसिल करने के लिए n फैक्टोरियल पहले से बनाया मुझे मिला था, ये तो मेरा हो गया। n माइनस आर यहाँ पे था, लेकिन यहाँ से n माइनस आर माइनस 1 था, इसका मतलब इसमें से कम होगा तो यहाँ पे बनेगा, इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया। तो अब ये देखें ये कैंसिल हो गया। फिर मैंने देखा r को मैं ओपन करूँगा, अगर इसको ओपन करूँ तो पहली बार r लिखूंगा, फिर इसमें से एक माइनस करूँगा तो r माइनस 1, मुझे तो r प्लस 1 चाहिए, इसका मतलब इसको नहीं ओपन करना, इसको ओपन करना है। यहाँ पे था r प्लस 1, इसका लिखा r प्लस 1, अगली बार क्या हो जाएगा r हो जाएगा क्योंकि एक कम, तो यहाँ से r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास क्या रह गया, नोमिनेटर में आपके पास सिर्फ r प्लस 1 रह गया, फैक्टोरियल सारे ख़त्म,
डिवाइड बाय क्या रह गया n माइनस आर और इक्वल टू क्या रह गया 2 डिवाइड बाय 15। ठीक हो गया। देयरफॉर अब क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई 15 को इधर और n माइनस 2 15 को r से मल्टीप्लाई करेंगे 15r 15 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, फिर ये ना इसको छोड़ दें, इक्वल टू 2 को n से मल्टीप्लाई करना है और 2 को फिर r से माइनस 2r। अब यहाँ से इक्वेशन को एक साइड पे कर लें, इस सारों को एक तरफ ले आएँ, तो यहाँ से 2n 15r इधर ही लिखें 15r माइनस 2r है, साइड पे आके प्लस 2r हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2n हो जाएगा इस साइड पे आके और प्लस 15 अपनी जगह पे है, इक्वल टू क्या रह गया 0। तो यहाँ से इक्वेशन 1 मेरे पास जो बनती है वो फाइनल इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 जो मेरे पास बनेगी 15 में से 2 हमने प्लस करना है तो कितने हो जाएंगे 17r माइनस 2n प्लस 15 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमने बना ली। अब दूसरा टारगेट हमारा क्या है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बनाने की। हमें पता होना चाहिए हमने क्या करना है, तो तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, मेथड आपको पहले इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने क्या करने जा रहे हैं, अब क्या करना है यहाँ से हमने। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। तो फिर सारी कहानी दोबारा से यही वाली है। फैक्टोरियल ओपन करें, कम्बिनेशन n फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल और इस r प्लस 1 का फैक्टोरियल लगा लें। रेशो है तो इसको डिवाइड कर लें पहली बार, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करें फिर आप मिस्टेक करेंगे। तो यहाँ से n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर माइनस 2, ठीक हो गया फैक्टोरियल, और यहाँ से r प्लस 2 का फैक्टोरियल और इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 70। हमारे पास नंबर एज इट इज़ आ गया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में भी चेंज करना है और साथ देखना है कि किसको ओपन करना है किसको नहीं करना। तो n को तो ज़रूरत नहीं है, n एज इट इज़ लिखें। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ से ये n माइनस आर माइनस 1 भी एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 है, बल्कि यहाँ इसी को ओपन होगा। देखिए सॉल्व करते हुए पता चलता है, यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो इसमें एक और कम कर देंगे, तो इसमें जब एक और कम करेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा और आगे भी माइनस 2 बना हुआ है। ठीक हो गया। अब ये r प्लस 1 ये नहीं ओपन होगा, ये इसी तरह रहेगा r प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़। नेक्स्ट अब हमारे पास डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने लगा और वैल्यू को भी रेसिप्रोकल, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ठीक है, फैक्टोरियल एज इट इज़। अब इसको ओपन करना है साथ, ये है r प्लस 2 फैक्टोरियल, तो इसको मैं एक बार r प्लस 2 लिखूंगा, फिर अगली बार r प्लस 1 लिखूंगा क्योंकि एक कम करना है, और साथ फैक्टोरियल डाल के स्टॉप कर दूंगा, और नीचे n फैक्टोरियल, और ये आगे हमारे पास 15 डिवाइड बाय 70। अब ये यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा और क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। n फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से n माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल ये भी कैंसिल, और यहाँ से r प्लस 1 फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल कम्प्लीटली हमारा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है इस स्टेप में आगे। तो क्या रह गया, r प्लस 2 नोमिनेटर से आप देख सकते हैं r प्लस 2 रह गया, और डिनोमिनेटर से सिर्फ यही टर्म रह जानी चाहिए, यस यही रह गई है, और इक्वल टू क्या है 15 बाय 70। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 70 को r से मल्टीप्लाई करूँ 70r प्लस 70 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 140 इक्वल टू, क्योंकि ये उधर जाके 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 15n फिर माइनस 15r और माइनस 15, इन सारों को एक साइड पे लेके आ रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे ले आए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 70r, ये r वाली वैल्यू साइड पे आके प्लस 15r, ये n वाली वैल्यू साइड पे आके माइनस 15n, और ये प्लस 140 एज इट इज़, और उस माइनस 15 को इस साइड पे ले आए प्लस 15 इक्वल टू 0। तो फाइनल हमारे पास इक्वेशन 2 क्या बनेगी 70r प्लस 15r, 70 प्लस 15 कितने होते हैं हमारे पास 85r माइनस 15n प्लस 140 प्लस 15 कितने हो जाएंगे 150 और 155 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट इक्वेशन बनाने तक तो हमने काम क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से सिंपल सी बात है, दो इक्वेशनें हैं, इनको आपने सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है, n और r मिलेगा, यहाँ पे पुट करेंगे और इनका हम आगे फिर एवरेज फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि या तो आप इन दोनों को डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी एन और आर के आंसर आते हैं आप लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे अगर ये इतना सारा आपने काम किया है तो। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप कैलकुलेटर से नहीं करना चाहते फिर आपके पास दो मेथड है। एक ये होता है कि एलिमिनेशन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। ये क्लास 5-6 से आप पढ़ते आते हैं। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि कोफिशिएंट सेम करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं किसी एक में से वैल्यू निकालते हैं दूसरे में पुट करते हैं। ज़्यादा इजी जो है वो एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन में अब हमने ये करना है कि इन दोनों के कोफिशिएंट सेम कर लें या इन दोनों के कोफिशिएंट सेम कर लें। अब यहाँ से हम इस तरह देखते हैं कि 85 को मैं डिवाइड करके देखता हूँ 17 से। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो मसला हल है। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, यानी 17 को जस्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे भी क्या यहाँ पे क्या बन जाएगा, 85 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा इजी हो गया। तो अब मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 5 से। अब मुझे कैसे पता चल रहा है 5 से मल्टीप्लाई करना 6 से? हमने कोफिशिएंट सेम करने हैं। मेथड आपको पता हो, कोफिशिएंट सेम करने हैं तो मतलब 85 है, यहाँ पे 85 कैसे होगा? तो इससे कुछ मल्टीप्लाई करके देखें, एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करने से इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से इस इधर ही मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 5। मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ ताकि आपको ये मिक्स अप ना हो जाए कि इसको हम क्या करने लगें, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करने लगे। ठीक हो गया। जब मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आप देखना क्या होने वाला है, ये 85 आएगा। और अभी हमने चेक किया है कैलकुलेटर से, माइनस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ार 10, 10n प्लस 15 को भी 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी 5 1 ज़ार 5 प्लस 2 7 इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई है, इसको आप नाम दे दें 3 का। अब आप लिखें सॉल्व 3 and 4, ओ सॉरी 2 and 3, ठीक है। 2 and 3 को आप सॉल्व करने लगे, वो आप ख़त्म होगी क्योंकि उससे हमने नहीं ये बना ली। अब इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करने लगे हैं तो 85 आर माइनस 15n प्लस 155 इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे लिख लें 85 आर माइनस 10n प्लस 75 इक्वल टू 0। अब देखें दोनों के साइन बिल्कुल सेम हैं तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर साइन डिफरेंट हो तो ऐड करते हैं, क्यों कि प्लस 85 और माइनस 85 होगा तब भी तो 0 आएगा। जब दोनों प्लस के हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका साइन कर देते हैं चेंज। ये प्लस है तो सपोज माइनस, ये माइनस लगाया कि हम इसको माइनस कर रहे हैं, ये प्लस ये माइनस। अब बहुत ईजी हो गया, 85 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 10। अब ये याद रखना साइन चेंज हो चुके हैं, ये ना आप ऊपर माइनस 15 नीचे माइनस 10 करके सॉल्व करते रहो तो फिर आंसर गलत ही आएंगे। साइन चेंज हो गया है, प्लस माइनस 15 प्लस 10 तो माइनस 5 आपके पास रह जाएगा। और 155 में से 75 माइनस कर दें तो क्या रहता है, 155 माइनस 75 तो 80 रह गए मेरे पास। तो प्लस 80 होंगे, बड़ी वैल्यू है 80 इक्वल टू 0। ये माइनस 5n है दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से 80 इक्वल टू 5n। हमने 5 मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड कर दें, 80 डिवाइड बाई 5n की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर n इज इक्वल टू 80 को डिवाइड कर दें 5 से तो 16 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है। अब जब n की वैल्यू आ गई हमारे पास तो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, r की। ठीक है, अब r की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास 2-3 रास्ते हैं। सबसे इजी वे है कि आप इस इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में किसी एक में n की ये वैल्यू पुट करके फाइंड कर लें। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप या तो इक्वेशन, बल्कि आप एक ही मेथड यही है कि आप इक्वेशन 1 को यूज़ करें। इक्वेशन 1 में आप यहाँ से आप n की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो ज़्यादा इजी है कि वहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मैं लिखूंगा यहाँ से 17 और n की जगह क्या पुट करना है, 16। माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 17 और 32 माइनस 15 करेंगे तो माइनस 17 हमारे पास आंसर आएगा, इक्वल टू 0। माइनस 17 साइड पे जाके प्लस 17, तो 17 से कैंसिल कर दें 1 टाइम तो r की वैल्यू भी आपके पास आ गई, r इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हमने इक्वेशन भी बना ली, n और r की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो अब हमारे पास क्या रह गया फिर, अब हमारे पास ये रह गया
कि हमने यहाँ से फाइंड करना है एवरेज। एवरेज के लिए क्या करना है, जो भी हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारे कोफिशिएंट हमने लिखे थे, ये इनको इसकी जगह वैल्यूज पुट करनी है और इनको तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड। एवरेज मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 5 नंबर हैं तो 5 को प्लस करके 5 से डिवाइड, 6 नंबर हैं 6 को प्लस करके 6 से डिवाइड, तो वो एवरेज होती है। तो यहाँ पे 3 कोफिशिएंट हैं, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड। पहले इनकी वैल्यू तो निकालते हैं, है क्या ये NCR। तो n है हमारे पास 16 और यहाँ से r की वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक हो गया, प्लस फिर 16 r में 1 प्लस कर दें 2 हो जाएगा, फिर प्लस 16 में r में 2 प्लस कर दें, r 1 है तो कितने हो जाएंगे 3, इनको प्लस करके डिवाइड कर दें 3 से, तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगी। अब ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो 16 कम्बिनेशन 1 करेंगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। फिर 16 कम्बिनेशन 2 चेक करें तो वो 120 आ रहा है हमारे पास, ये आ गया 120, प्लस 16 कम्बिनेशन 3 कैलकुलेट करें तो 560 आ जाएगा, 560 डिवाइड बाय 3। अब इनको प्लस करें और 3 से डिवाइड कर दें, 560 प्लस करें 120 प्लस करें 16, तो आंसर आ रहा है 696 डिवाइड बाय 3। आंसर को 3 से डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर आ गया फाइनली 232। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन और आंसर, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब वो हमें यहाँ से फुल मार्क्स मिलेंगे 8 आउट ऑफ 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद है स्टूडेंट्स की समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, शो दैट एक्सपेंशन ऑफ दिस। कह रहा है ये जो हमारे पास टर्म है इसको एक्सपेंशन करें, इसको ओपन करें तो क्या होना है, डज नॉट कंटेन, इसमें नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, एनी टर्म, कोई भी टर्म इन्वॉल्विंग 1 डिवाइड बाई एक्स। दूसरे लफ्ज़ों में आसान अगर बात करें तो x को अगर ऊपर लेके जाएं तो x की पावर नेगेटिव -1, यानी अगर इस टर्म को मैं ओपन करूं, ये 12 पावर लिखी हुई है, तो जब इसको एक्सपेंशन करेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम से तो इसकी 13 टर्म आएंगी, एक टर्म ज़्यादा होती है। तो 13 टर्म ओपन करने तक भी आपको प्रूफ करना है कि इसकी कोई भी x की पावर नेगेटिव नहीं आए। तो ये इतना लंबा काम, तो इसको ओपन करें 13 टर्म फाइंड करें, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, टर्म का फार्मूला, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब भी टर्म का नाम आए तो हम टर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये टर्म का वर्ड यूज़ हुआ है, टर्म, तो हमने टर्म का फार्मूला यूज़ करना है। टर्म का फार्मूला भी पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है, फ़ौरन से उसको यूज़ करें तो प्रूफ होगा इसका हमारे पास कि वाकई ही इसमें x की पावर -1 नहीं आ रही कोई भी एक्सपेंशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हमें टर्म का फार्मूला याद है, वो क्या है, TR+1 विच इज़ इक्वल टू n कम्बिनेशन R। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है, और a की पावर मैंने लिखवाई थी n - R और b की पावर सिर्फ R। अब यहाँ से a क्या है, b क्या है, n क्या है, R क्या है, ये 4 चीज़ें, चारों चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक हो गया। चलें, 3 चीज़ें जो भी 4 हमें मिलती हैं यहाँ से हम लिखते हैं। तो देयरफॉर TR+1, क्योंकि R तो हमें नहीं पता, वही हमने असल में फाइंड करना है, कौन सी टर्म है जिसमें वो x की पावर -1 आ रही है, वो अभी हमने फाइंड करना है। तो n हमें पता है, ये होता है n। इसको जनरल फार्मूले से अगर कंपेयर करें तो मैंने आपको बताया था कि जनरल फार्मूला जो होता है a+b पावर n होती है, ठीक है। ये जनरल फार्मूला होता है हमारे पास, जनरल एक्सपेंशन होती है, इससे हमने ये फार्मूला लिखा था। तो यहाँ से फिर कंपेयर करके आप लिख सकते हैं कि n क्या है, a क्या है, b क्या है, बाकी चीज़ें सारी। तो अब आपको क्लियर हो गया। n है हमारे पास 12, r हमारे पास एज इट इज़, क्योंकि r नंबर ऑफ टर्म है वो भी हमें नहीं पता, हम फाइंड करेंगे कि वाकई कोई आ रही है या नहीं आ रही, इसकी जो बात है वो सच है। a की वैल्यू है हमारे पास, कंपेयर करें तो x का स्क्वायर, ठीक हो गया, और इसके ऊपर पावर है n कितनी है हमारे पास, n हमारे पास क्या है 12 में से r माइनस कर दें, कर दिया। b क्या है, b है हमारे पास 1 डिवाइड बाय x, और इसके ऊपर पावर r हमें नहीं पता, लिख दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस टर्म वाले फार्मूले को यूज़ करके 2-3 स्टेप के अंदर हम इसको आंसर दे देंगे कि आया इसमें ये वाली टर्म आ रही है या नहीं आ रही। तो वो जो मैंने स्टार्ट में कहा कि 13 टर्म ओपन करना, फिर उसमें से देखना और बताना, वो काम हम नहीं करेंगे। यही आपके पास मैथमेटिक्स का फ़ायदा है और इसकी ये ब्यूटी है कि हम इसके फार्मूलेज यूज़ करके हम फ़ौरन आंसर बता सकते हैं। तो चलें जी,
यहाँ से अब हम क्या करते हैं, मेथड क्या है हमारा, ये एक्सरसाइज में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। 12 कम्बिनेशन आर, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 2 ज़ार 24 माइनस 2 आर से मल्टीप्लाई तो 2 आर। यहाँ से इस एक्स को मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी -1, और इसकी पावर क्या है, ऊपर आर है। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं इसको सिर्फ ऊपर लेके गया हूँ, पावर नेगेटिव कर दी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये 12 कम्बिनेशन आर एज इट इज़, यहाँ से 24 माइनस 2 आर भी एज इट इज़, इंटू यहाँ से x की पावर क्या हो जाएगी, -r हो जाएगी, क्योंकि r 1 से मल्टीप्लाई r माइनस। अब इन दोनों x की बेस सेम है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। 12 कम्बिनेशन r, और यहाँ से x की बेस सेम हो तो पावर क्या होती हैं आपके ख्याल में, ऐड होती हैं। तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे सर आपने तो कहा था प्लस करेंगे, तो प्लस ही किया है, प्लस माइनस माइनस हो गया दोबारा से। ठीक है, चलें जी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर टी आर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 12 कम्बिनेशन आर, और x की पावर क्या बन गई हमारे पास, 24। ठीक है, माइनस 2r माइनस r, कितने r हो जाएंगे आपके पास, 3r हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें क्या है, वी नीड x की पावर -1, यहाँ से हमें ये वैल्यू चाहिए। तो इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे अपने इस x की वैल्यू से। देयरफॉर कंपेयर विद टी आर प्लस 1 वैल्यू, यानी टी आर प्लस 1 की जो वैल्यू है इसके साथ कंपेयर करें। तो x की वैल्यू के साथ कंपेयर करें तो इसकी कोफिशिएंट, इसकी पावर -1, और इस x की पावर क्या है, 24 माइनस 3r। यहाँ से अब हमें असल में क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। r मीन्स वो टर्म मिल जाएगी, r यहाँ पे पुट करेंगे जो भी होगा r प्लस वो टर्म मिल जाएगी। कितने नंबर पे ये आ रहा है, लेकिन उसने कहा क्वेश्चन ये कहा था कि प्रूव करें कि नहीं आ रहा। चलें देख लेते हैं। तो ये यहाँ से -3r इस साइड पे ले आए, +3r हो जाएगा, यहाँ से क्या रह जाएगा 24। तो हमें यहाँ से इस -1 को भी उस साइड पे लेके जाना है, क्योंकि कॉन्स्टेंट सारे एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे -1 उस साइड पे चला गया तो +1 हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से 3r विच इज़ इक्वल टू 24 + 1 25, r इज़ इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास ये क्या, r की वैल्यू तो आनी चाहिए थी, एक इंटीजर आना चाहिए था, एक नंबर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 को 25 से डिवाइड करें तो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि r जो है, r हमारे पास कोई इंटीजर होगा, नंबर होगा, तभी हमें टर्म पता चलेगी। जैसे r अगर सपोज 5 है तो 5 + 1 6 टर्म पे ये नहीं, ये वैल्यू आ रही है। r यहाँ से अगर 8 आता तो 8 + 1 9, ये 9 नंबर पे ये वैल्यू आ रही है x 1/x, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉइंट आ गया तो इट इज़ नॉट अ इंटीजर वैल्यू। तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे हेंस वैल्यू ऑफ are not a integer, so does not contain any term involving 1/x और r, x की पावर -1। तो ये आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा फिर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर नियरली इक्वल। स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन हमने आई थिंक एक्सरसाइज 7.3 में सॉल्व किया था, नियरली इक्वल वाला। वहाँ पे भी मैं आपको कंसेप्ट बताया था कि जब कहा जाता है कि ये अल्फ़ा और बीटा इक्वल हैं लेकिन अप्रोक्सीमेटली, तो वो जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, कि वो जो हम इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये इक्वल हो जाए, वो हम सपोज करते हैं h है। तो यहाँ से इस लाइन तक जो है हमारे पास, वो हम इसको ये लिखेंगे, इसको प्रूव करना है। तो हमारे पास वो क्या होगा कि अल्फ़ा अगर मैं इसको एग्जैक्ट इक्वल बना दूं तो उसमें क्या होगा, बीटा में मैं सपोज ऐड कर देता हूँ h, तब ये क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट इक्वल हो जाएंगे। लेकिन इस h के बारे में हमें ये भी बताना होगा कि फिर h क्या है, h इज़ वेरी वेरी स्मॉल। h की वैल्यू जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, क्योंकि ये
इक्वल हैं लेकिन नियरली इनमें कुछ डिफरेंस है। हो सकता है ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आ सकता है। तो एच को दूसरी साइड लेके जाए तो अल्फा में हो सकता है सब्ट्रैक्ट भी हो जाए, तो बात एक ही है। तो मैं इसको प्लस के फॉर्म में रहता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस एच लिखते हैं, या बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस एच भी लिख सकते हैं, बीटा माइनस एच भी लिख सकते हैं, आंसर फिर भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अपने इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ये सपोजिशन यूज करनी होगी। ये यहाँ तक पढ़ने के बाद मुझे क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, शो दैट हमें इसको इक्वल प्रूव करना है, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। वो अप्रोक्सीमेशन एच की वजह से है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ पे हमने पुट करना है बीटा प्लस एच। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, तो मेरे पास है 3 बीटा डिवाइड बाय 5 अल्फा। 5 अल्फा की जगह मैंने क्या पुट करना है, बीटा प्लस एच, और -2 बीटा एज इट इज़, और इसके ऊपर पावर है -1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें नेक्स्ट। 3 बीटा एज इट इज़ डिवाइड बाय 5, बीटा से मल्टीप्लाई 5 बीटा, 5 एच से भी मल्टीप्लाई होगा 5h -2 बीटा, और ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर -1/3। जहाँ से आपके पास -3 बीटा डिवाइड बाय 5 बीटा -2 बीटा करें तो क्या रह जाएगा, 3 बीटा रह जाएगा, और प्लस 5h, और इसके ऊपर पावर आ गई -1/3। अब यहाँ से स्टूडेंट आपके जहन में अगर ये बात आ रही है कि 3 बीटा को कैंसिल कर दे तो गलत। क्यों? कि ऊपर एक नंबर है, नीचे 2 नंबर हैं, तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी इम्प्रॉपर फॉर्म वाली शेप बन जाती है। तो पहले इसको प्रॉपर बनाएंगे, यानी इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो जब वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं तो बाय साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, माइनस है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 बीटा को ऊपर लिख लिया, 5h को और डिवाइड बाय कर लिया 3 बीटा। अब वैल्यू नेगेटिव थी, क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, प्लस हो गई। ठीक हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, ये 3 बीटा इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है और इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है। अब ये प्रॉपर हो गया। अब इसको डिवाइड करके कैंसिल कर दें, यानी 3 बीटा डिवाइड बाय 3 बीटा प्लस 5h डिवाइड बाय 3 बीटा, और इसके ऊपर पावर 1/3। अब यहाँ से आप इजीली इसको कैंसिल कर सकते हैं और इसमें कोई गलत भी नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास अब अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करें, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम भी कर लें कोई बात नहीं, लेकिन अब हमने इसको लेके जाना है सिर्फ एक स्टेप तक। क्यों? क्योंकि जो h है, जब हम इसकी अगली टर्म ओपन करेंगे तो वो ऑलरेडी ही वेरी स्मॉल है, तो h स्क्वायर जो है वो क्या होगा, जब वैल्यू स्मॉल हो उसका स्क्वायर ले लें वो और ज़्यादा स्मॉल, तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 को अप्रोच करती है। तो अब इसके ऊपर मैं अगर फार्मूला अपन कर देता हूँ, यानी 1 + 5h डिवाइड बाई 3 बीटा 1/3, इसके ऊपर अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम ओपन करूँ तो क्या होगा, वो हमारे पास, या बाइनोमियल सीरीज़ ज़्यादा इजी है। तो वो क्या होती है, पहली टर्म 1 होनी चाहिए, 1 मौजूद है, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, और इसको जब ये जो पावर है ये हमारे पास फ्रैक्शनल होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। तो नेगेटिव नहीं है तो फ्रैक्शन है, लेकिन इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकती। क्यों? बाइनोमियल थ्योरम के लिए यहाँ पे एक नम इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। 1/3 आ गई, ये तो पॉइंट्स में आ गया नंबर, तो ये तो हमारे पास फिर बाइनोमियल थ्योरम इस पर अप्लाई नहीं होगा, इस पर अप्लाई ही बाइनोमियल सीरीज़ होगी। ठीक हो गया, तो इसको अभी आप करेक्ट कर लें कि बाइनोमियल सीरीज़ ही अप्लाई होगी इस पर। तो अप्लाई करें, बाइनोमियल सीरीज़ क्या होती थी, 1 + nx, ये n है और ये x है, तो 1/3 को जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 1/3 मल्टीप्लाई कर देना है 5h डिवाइड बाई 3 बीटा प्लस अप टू सो ऑन, इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देते होते हैं हम। क्यों? उसकी डिटेल बता चुका हूँ, क्योंकि इससे अगली भी टर्म होती है वो n में से कम और इस x का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर लूँगा तो h का स्क्वायर, वो ऑलरेडी स्मॉल है तो उस बेचारे का जब और स्क्वायर लेंगे तो वो तो और ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उसको वहाँ तक ही छोड़ देते हैं हम। तो ये 2 टर्म लिखते हैं, तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 1 + 5h डिवाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई 9 बीटा। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमने यही राइट साइड की भी बनानी है इक्वेशन नंबर 2, तभी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, प्रूफ, यानी 1 + 5h डिवाइड बाई 9 बीटा। इसको याद कर लें, यही चीज़ अभी हमने दोबारा से प्रूफ करनी है। ठीक है, चलें जी, अब इसकी प्रूफ करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी बिल्कुल ऐसे ही, अल्फ़ा की जगह क्या कहा था, बीटा प्लस एच पुट करें, बीटा प्लस एच डिवाइड बाई अल्फ़ा की जगह फिर बीटा प्लस एच, और फिर आगे 2 बीटा एज इट इज़, प्लस अल्फ़ा की जगह बीटा प्लस एच फिर प्लस बीटा एज इट इज़ डिवाइड बाई 3 बीटा एज इट इज़। यहाँ से बीटा प्लस एच एज इट इज़ लिखना पड़ेगा हमें, 2 बीटा प्लस बीटा
3 बीटा और प्लस एच भी एज इट इज़। यहाँ से ये पहले इसको प्लस कर लें, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस एच डिवाइड बाई 3 बीटा। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें बीटा को कॉमन निकालना पड़ेगा। क्यों बीटा को कॉमन निकालना पड़ेगा? बीटा को कॉमन निकालेंगे 1 बनेगा यहाँ पे, तभी हम बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, 1 के अलावा नहीं कर सकते। इसलिए ऊपर वाली टर्म में से मैं अगर बीटा कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे 1 रह जाएगा प्लस। फिर आप सोचेंगे सर यहाँ पे बीटा है ही नहीं, आप कहाँ से कॉमन निकाल लें? फर्स्ट टर्म से कॉमन ले लिया, सेकंड टर्म में जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये चीज़ें मैं एक्सरसाइज में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब नीचे से मैं कहता हूँ मुझे 3 बीटा कॉमन निकालना है, 3 को भी कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि 1 बनाना है यहाँ पे, तो मैं 3 बीटा कॉमन ले लूँगा। फिर वही बात ज़हन में आएगी, यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, ना बीटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 3 बीटा को। ठीक हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब ये 3 बीटा इसके नीचे भी डिवाइड होगा, 2 बीटा के नीचे भी डिवाइड होगा, ये वही प्रॉपर बना बनाया मिल गया, जैसे ये हमने प्रॉपर बनाया था उसके बाद इसको डिवाइड किया था, वही स्टेप यहाँ पे आ गया। फिर h के नीचे भी डिवाइड होगा 3 बीटा। तो अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, h बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, ये बीटा बीटा भी कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास 1 प्लस इसके ऊपर तो पावर 1 है, तो 1 के ऊपर तो फार्मूला ओपन नहीं होगा, सिंपल 1 प्लस एच बाई बीटा आ जाएगा। लेकिन ये जो 3 है इसको आप स्टार्ट में लिख लें, स्टार्ट में यहाँ पे 1/3 लिख लें क्योंकि इन दोनों वैल्यू के साथ आएगी। और ये जो वैल्यू नीचे थी इसको मैं ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो क्या होने वाला है इसके साथ, इसके साथ ये होने वाला है कि इसकी पावर +1 थी तो ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। ठीक हो गया, प्लस यहाँ से क्या आएगा 2/3 क्योंकि बीटा तो कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ से h/3 बीटा। क्लियर। अब ये तो एज इट इज़ आएगा, 3 को बेशक आप मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 कर दें या इसी तरह लिखा रहने दें, ये आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पे अब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस पावर -1 को ख़त्म करने के लिए। फिर वही बात, पावर यहाँ पे भी मैंने बताया था, नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल हो, नॉन इंटीजर हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी पड़ती है। और उसके लिए 1 होना चाहिए और ये वैल्यू <1 होनी चाहिए। सारी कंडीशन कंप्लीट है, अप्लाई कर दें। तो पहला नंबर 1 लिखते हैं, फिर इसके बाद nx, n है और ये x है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस h/3 बीटा। इसके बाद आगे प्लस अप टू सो ऑन, वही बात क्या कर देते हैं हम, निगलेक्ट कर देते हैं। उसकी रीज़न बता चुका हूँ कि h का जब स्क्वायर लेंगे तो वो वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। तो ये आपको एक्सरसाइज पढ़ने से भी समझ आ चुकी होगी बात। तो हमारे पास क्या रह गया फाइनल हमारे पास जो है वो रह गया है 1/3 ब्रैकेट 1 प्लस h/बीटा मल्टीप्लाई, यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिली, 1 - h/3 बीटा। और आगे तो अप टू सो ऑन इसको छोड़ दें, लास्ट ये जो 2 टर्म है इनको लिख लें 2/3 और प्लस क्या था हमारे पास h/3 बीटा। अब हमने इन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और ये रिजल्ट बनाना है, तभी प्रूफ होगा, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट हम इस तरह करते हैं कि 1/3 एज इट इज़ लिखते हैं, इन 2 को मैं आप इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। आप अगर ज़रा गौर से देखना है आपने कि इन 2 एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 1 की बारी है, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि 1 से जो भी मल्टीप्लाई हो वही आ जाता है एज इट इज़। अब h बीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी h बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। h बीटा को जब -h/3 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है, h को h से मल्टीप्लाई करें h स्क्वायर, तो वही बात पहले मैंने बताया था कि h पहले ही बहुत स्मॉल है, जब उसका स्क्वायर आएगा तो और स्मॉल, इसलिए उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर लेंगे। प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हैं निगलेक्ट। ठीक हो गया, ये h स्क्वायर वाली टर्म को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, निगलेक्ट क्या कर रहे हैं, h स्क्वायर वाली टर्म को। ठीक है, पावर ऑफ h स्क्वायर, ये मिक्स अप ही होता जा रहा है, लेकिन चलें आपको समझ आ जाए तो ओके। फिर क्या है, प्लस 2/3 और प्लस h डिवाइड बाई 3 बीटा। तो यहाँ से ये ख़त्म करें तो हमारे पास क्या रहेगा, 1/3 1 माइनस, यहाँ पे इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं या नेक्स्ट स्टेप में कर लें क्योंकि इधर फिर गन मच जाएगा, h/बीटा और प्लस 2/3 प्लस h/3 बीटा। अब इसको प्लस माइनस या इस 1/3 को मल्टीप्लाई करें आप, तो 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करें, h/3
3 3 से मल्टीप्लाई 9 बीटा प्लस h बाय 3 बीटा, क्योंकि 3 नीचे डिवाइड में सारों से मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये दोनों टर्म इसी तरह 2/3 और प्लस h बाय 3 बीटा। अब यहाँ से हमने क्या लिखना है, कांस्टेंट को सॉल्व करना है, यानी 1/3 और 2/3 ये आपस में सॉल्व होंगे, बाकी h वाले सारे आपस में। तो 3 3 एलसीएम इनका सेम आएगा, 1 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। फिर ये जो h वाले हैं इन तीनों को हम अलग से सॉल्व करने लगे, तो इन तीनों में मैं क्या करने लगा हूँ, ईजी वे है यह है कि प्लस h/3 में कॉमन ले रहा हूँ सारों में से। ठीक हो गया, फिर वही बात, कॉमन वाला स्टेप ईजी होता है, यहाँ से माइनस, यहाँ से 1 रह गया क्योंकि h कॉमन, डिवाइड बाय बीटा 3 कॉमन लिया हुआ है, बल्कि बीटा भी सारों में है तो बीटा भी कॉमन ले लें, ये ले कॉमन ले लें, तो 3 रह जाएगा क्योंकि बीटा हमने कॉमन ले लिया। फिर प्लस h कॉमन, 3 बीटा कॉमन तो सिर्फ 1 रह गया, इजी हो गया। यहाँ से भी h/3 बीटा कॉमन तो सिर्फ 1 रह गया। ये देखिए कितना इजी हो गया, कोई आपको h और बीटा और उसकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। तो सिंपल हमारे पास 3/3 क्या आ गया 1, तो ये 1 बन गया, प्लस h/3 बीटा, यहाँ से सिंपल नंबर आ गया, ये क्या है, यानी -1/3 + 2 है, 1 + 1 2 हो गया, तो ये 1 + h/3 बीटा, यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा 3, वही बात 1 लिखने, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 = 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, तो यहाँ से क्या आएगा, 6 - 1 करेंगे क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही था, 1 + 5 आएगा तो 5h लिख लें, डिवाइड बाई 3 3 से मल्टीप्लाई 9 बीटा, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन फिर क्या हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास इक्वल हो गई, तो यही तो हमने क्वेश्चन प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, कि हम इसको प्रूफ करने में कामयाब होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ 12 कॉम्बिनेशन R इज द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कौन सी हमारे पास 1 + x⁻22। यहाँ तक क्वेश्चन, इसको समझें, इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है वो बाद में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो एक्सपेंशन है, अगर इसको हम ज़ाहिर बात है ओपन करेंगे तो इसका जो सबसे लार्जर वैल्यू होगी और उसका कोफिशिएंट वो मैं आपको बता रहा हूँ 22CRR है। इसका मतलब हमारे पास ये है कि जो हमारे पास सबसे बड़ी टर्म होती है वो कौन सी है, पहले हमने ये फाइंड करना है, क्योंकि देन फाइंड, अब क्या लिखा हुआ है 13CR, आर क्या होता है, वो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं हमारे पास, तो जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगी तो हम वहाँ पे वो फाइंड कर लेंगे 13CR। तो अब आर कैसे फाइंड होगा, ये मींस नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड होगी और कौन सी फाइंड करनी है, इसका हमें कौन बताएगा, सिर्फ ये एक वर्ड जो लिखा हुआ है लार्जर कोफिशिएंट, इससे हमें पता चल जाएगा। अब इससे कैसे पता चलेगा, अब अगर आपको याद हो तो मैंने जब स्टार्ट कराया था बाइनोमियल थ्योरम, तो इसके साथ ही मैंने एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी, पास्कल ट्रायंगल। वहाँ से आपको एक बात, आपको अगर नहीं याद तो आप डायग्राम से जाके देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमने देखी थी कि उसकी 1 होती है और एंड भी हमारे पास 1 होती है, और दरमियान में वैल्यूज़ की इंक्रीज हो जा करती रहती हैं, और फिर एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम वैल्यू होती है, फिर दोबारा वैल्यूज़ क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। ये हमने पढ़ा था मैथमेटिक बाइनोमियल थ्योरम का जो कंसेप्ट था। तो वहाँ से हमें ये बात पता चली कि जो सबसे लार्जर वैल्यू होगी वो मिड वाली होगी। ठीक हो गया, यानी मिडल वैल्यू होगी। अगर फंक्शन यहाँ से अब मूव करते जा रहे हैं तो यहाँ पे जाके मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो मिडल वैल्यू होती है, दोबारा उसके बाद दोबारा फंक्शन नीचे आता है, यानी 1 से स्टार्ट होता है 1 पे एंड, और ये जो भी वैल्यू है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ये मैक्सिमम लार्जर वैल्यू हमारे पास यही होती है, लार्जेस्ट वैल्यू, और ये मिडल वैल्यू होती है, मिड पे होती है। ठीक हो गया, अब इस वैल्यू को हम कहते हैं मिड वैल्यू, मिडल वैल्यू। ठीक हो गया, ये अब हमें फाइंड करनी है कि इसकी मिडल वैल्यू क्या है। अब हम जाएंगे मिड टर्म की तरफ, जो हमने बाइनोमियल थ्योरम के अंदर पढ़ा था, मिडिल टर्म फाइंड करने का फार्मूला। मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने आपको कहा था वहाँ पे भी सवाल करवाते हुए कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में लाजमी आता है, तो एग्जाम से पहले ही आपके रिव्यू एक्सरसाइज में फिर आ गया। देखिए यहाँ पे अब पहले आपने मिडिल टर्म कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसका कोफिशिएंट पावर देखते होते हैं, जो एक्सपेंशन इसकी वो है 22, तो हमारे पास ये जो होता है ये n होता है, तो सोल्यूशन हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, तो n हमारे पास है 22, तो ये हमारे पास इवन है या ऑड है, इट इज़ इवन। अब जब इवन होगा तो मिडिल टर्म 1 होती है,
ठीक हो गया। अब इवन पे मिडिल टर्म ए कैसे होती है, इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास 4, इवन पे मैं कहता हूँ 2 है, यानी a प्लस बी और इसके ऊपर जो पावर है ना इवन, ये 2 है। तो अगर इसकी टर्म्स ओपन करेंगे तो कितनी टर्म्स होंगी इसकी, मैं ये बात आपको बार बार बताता हूँ इस एक्सपेंशन के अंदर, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, कि जब इसको ओपन करते हैं तो एक टर्म ज़्यादा हो जाती है। कैसे, a प्लस बी का फार्मूला तो आप सारों को आता है, a स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, 1 2 3 टर्म आ गई, यानी इसका कोफिशिएंट 1 आया, इसका कोफिशिएंट 2 आया, इसका कोफिशिएंट 1। फिर वही बात, मैक्सी स्टार्ट एंड 1 से, एंड भी 1 से, और मैक्सिमम पॉइंट इसकी वैल्यू 2 है, तो यानी इसकी मिडल वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ से आप, ये मेरा कंसेप्ट था कि मिडल वैल्यू से आपको कैसे जाएंगे। यहाँ से देखें इवन नंबर था, तो यहाँ से इसकी टर्म कितनी हुई, टोटल 3, तो वहाँ से हम ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, मिडल हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये तो ईजी है। अगर इवन का केस हो, इवन केस हो तो मिडिल टर्म फाइंड करना आसान है, उसमें एक ही केस होता है। लेकिन अगर आड हो, पावर में 3 कर दूंगा तो उसकी एक्सपेंशन करूंगा तो कितनी टर्म ओपन होगी, 4 होगी। अब आपको ये बात समझ आ चुकी है। जब 4 टर्म होंगी आपके पास, सपोज 1 2 3 4, तो आपके पास कौन सी मिडिल टर्म है? फिर आप 2 को छोड़ेंगे, 2 को छोड़ेंगे, दरमियान में कुछ नहीं बनेगा। इन 2 को छोड़ दें अगर, फर्स्ट और लास्ट को, तो दरमियान में 2 टर्म आएंगी। तो जब आपके पास पावर ऑड होती है, ऑड होगा n, देन हमारे पास 2 मिडल टर्म होती हैं। ठीक है, 2 मिडल टर्म। अब ये मिडल टर्म वाला सारा कंसेप्ट आपको दोबारा से इस क्वेश्चन की वजह से रिवाइज करना पड़ रहा है। अब ऑड वाला केस तो हमारा है नहीं, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं मिडिल टर्म ऑड फाइंड करने का क्या क्राइटेरिया। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडिल टर्म वाला, इवन टर्म हो, इवन पावर हो या ऑड हो, तो ये एक एग्जाम के आपके जो FSC के बाद आपके यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं, या एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के जो भी टेस्ट होते हैं, वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो टेस्ट देने हैं या देंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको वो बात मेरी जहन में आएगी कि सर ने एक बार बताया था कि मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन एग्जाम में वो लाजमी होता है। ठीक है, तो जब आपके पास ऑड होगा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, n+1 डिवाइड बाई 2, और दूसरी टर्म n+3 डिवाइड बाई 2। ये 2 हमारे पास टर्म्स होती हैं मिडिल टर्म, फिर TH टर्म होती है। लेकिन हमारा तो ये इससे लिंक नहीं है अभी, ये हमारा एक एक्स्ट्रा, हमने दोबारा इसको रिवाइज कर लिया है। ये है हमारा केस। अब इवन है, तो इवन में एक मिडिल टर्म होती है, तो इवन के लिए क्या करेंगे फिर, तो इवन के लिए हमारे पास n+2 डिवाइड बाय 2 टर्म होती है हमारे पास, क्या, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। क्लियर हो गया, टर्म मिडिल टर्म। यहाँ से भी वही बात बता दी आपको। अब n हमारे पास क्या है, 22, पुट करें इसको, 22 + 2 डिवाइड बाय 2 टर्म आ जाएगी आपके पास। टर्म मीन्स TR+1 भी हम इसको लिखते थे, टर्म। ठीक है, तो यहाँ से इनको प्लस करें, 24 डिवाइड बाय 2 टर्म होगी हमारे पास, TR+1 लिख लें टर्म। तो यहाँ से इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 12th टर्म आ जाएगी आपके पास, 12th टर्म, TR+1 12th टर्म आ गई। अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर मैं इस एक्सपेंशन को 1 + x⁻22 को अगर ओपन करूँगा, टोटल 23 टर्म होगी, उसमें से जो 12 नंबर वाली टर्म होगी वो सबसे बड़ी होगी, और उसका कोफिशिएंट वो है, वो हमारे पास 22CR है। तो अगर अमर यहाँ से मैं आपकी वैल्यू निकालना चाहूँ R की, तो R की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से देखें, ये टर्म है, ये हमारे पास TR+1 ये फार्मूला होता है, तो ये हमारे पास आ गया 22। ठीक हो गया, और यहाँ से हम इसको करेंगे कंपेयर, सॉरी, ये हमारे पास 12 है, ये हमारे पास क्या आया, 12। अब इसको मैं अगर कंपेयर करूँ R+ फार्मूले से, क्योंकि टर्म का फार्मूला जो होता है वो R+1 में लिखा जाता है, तो R+1 = 12, यानी जो टर्म होती है वो R+1 की फॉर्म में लिखी जाती है। यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू फाइंड करूँ तो 12 + 1 उस साइड पे जाके -1, तो R = क्या रह जाएगा मेरे पास, 11 रह जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ से R की वैल्यू में पता चल गई। अब R की वैल्यू अपने कम्बिनेशन में पुट करें, 13 कम्बिनेशन 11, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। आप ये कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, 13C11 कैलकुलेट करें, 13C11, तो ये मेरे पास बच्चों आंसर आ गया 72।
8। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, यूज द बाइनोमियल थ्योरम टू प्रूव दैट, प्रूव करना है हमने 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n लीव अ रिमाइंडर 1। कह रहा है कि इसका रिमाइंडर 1 आएगा कब, व्हेन डिवाइडेड बाय 5, जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो सेम क्वेश्चन हमने 7.4 एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था और मैंने वहाँ पे आपको बताया था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है और वो आएगा भी। तो आपने रिमाइंडर वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और इसका एक क्वेश्चन नंबर 1 जो था स्टार्ट में, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, वो हमारे से बाइनोमियल से नहीं सॉल्व हुआ, वो हमने फिर कांग्रेस इक्वेशन को यूज़ करके सॉल्व किया था, वो फिर मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको कहा था बाइनोमियल को ही यूज़ करें क्योंकि हम बाइनोमियल की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन फिर देखें, वही रिमाइंडर वाला भी आपके पास आ गया। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि इसका रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो प्रूव करते हैं इसको भी स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो स्टार्ट में देखें जो लिखा हुआ है 6 पावर n माइनस 5 पावर n। तो हमने जस्ट क्या करना है, इस 6 को मैं लिखता हूँ 1 प्लस 5 लिख लेते हैं, 1 प्लस 5 और इसके ऊपर पावर n माइनस 5 की पावर n। अब 6 को 1 प्लस 5 क्यों लिखा, क्योंकि आगे भी 5 होगा और 5 से कैंसिल हो जाएगा इसलिए। अब कहते हैं इसको डिवाइड करना है हमने किससे, 5 से, तब रिमाइंडर की बात है, डिवाइड हम बाद में करेंगे, पहले इस एक्सपेंशन को तो ओपन करते हैं, ये जो लिखी हुई है। तो ये 1 प्लस 5 और इसके ऊपर पावर n, तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या होता है, n कॉम्बिनेशन 0 लिखते हैं सबसे पहले, n पावर है तो इसके साथ a की वैल्यू हम पावर लिखते हैं n और b की जो वैल्यू होती है 5, इसकी पावर लिख देते हैं 0। ठीक हो गया, प्लस फिर n कॉम्बिनेशन 1 लिखते हैं, फिर 1 की वैल्यू पावर 1 कम होती जाती है, n माइनस 1 और b की वैल्यू की इंक्रीज होती जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। प्लस लास्ट टर्म क्या होती है इसकी, n कॉम्बिनेशन n हो जाता है और 1 की पावर अब 0 हो जाती है और 5 की पावर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी 5। यहाँ तक कंप्लीट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ तक मैंने अप्लाई कर दिया बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, माइनस 5 की पावर n है। चलें अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो n कॉम्बिनेशन 0 1 होता है, 1 की जो मर्जी पावर लें फिर भी 1, 5 की पावर 0 तब भी 1, इस सारे का आंसर हमारे पास 1 आ गया। प्लस n कॉम्बिनेशन 1 हमारे पास n होता है, ठीक है, 1 की जो मर्जी पावर लें आंसर 1 होता है, 1 n से मल्टीप्लाई n नहीं आएगा और 5 n से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आप समझ लें 5n आ गया। प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह से जितनी भी टर्म्स होंगी उनमें 5 आता जाएगा, यानी n में से पावर जो है n कॉम्बिनेशन 2 होगी। अगर एक टर्म लिखना चाहें तो लिख लें n कॉम्बिनेशन 2 होगा और इसके साथ भी क्या होगा 5 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 1 की जो भी पावर लें आंसर 1 होता जाएगा, इसलिए वहाँ तक आप इसको छोड़ दें। ये मैंने इसकी एक और टर्म यहाँ से ओपन करके लिख दी है, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं इसी तरह, प्लस n कॉम्बिनेशन n तब भी 1 होता है, 1 की जो मर्जी पावर तब भी 1, 0 हो जो मर्जी हो 1, तो 1 से मल्टीप्लाई 1, 5 की पावर जस्ट क्या रह जाएगी यहाँ पे n रह जाएगी। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं और लास्ट माइनस 5n एज इट इज़ लिख देते हैं, ब्रैकेट नहीं लिखते। अब ये इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा था कि ये माइनस 5n और ये प्लस 5n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इससे प्रीवियस जो टर्म होगी अगर हम लिखें, सपोज अगर मैं इससे प्रीवियस टर्म एक आपको लिख के दिखाऊं तो क्या होगी, 5n है तो इसके पीछे क्या होगा 5n माइनस 1 हो जाएगा, सारी बात है, इसमें से एक कम होगी पीछे, बाकी n 1 की जो मर्जी पावर होगी और कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे सपोज n कॉम्बिनेशन n माइनस 1 होगा, क्योंकि लास्ट जो टर्म थी उसका n था, तो उससे प्रीवियस अगर टर्म होगी तो उसमें क्या होगा n माइनस 1 होगा। यहाँ पे होगा हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो n और n माइनस 1 होगा, ठीक है। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन आएगा, इससे प्रीवियस टर्म लिखना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस लगा के फिर डॉट लगाने पड़ेंगे कंटिन्यू के, ये इसके दरमियान बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, ये नहीं कि बस यही है, ठीक हो गया। चलें अब हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है 5 से, तो इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से आपको क्लियरली एक बात नज़र आ रही होगी, क्लियरली वी सी दैट every term divided by 5, हर टर्म 5 से डिवाइड हो रही है कम्प्लीटली, ये देखें ये देखें ये देखें, इसके दरमियान जितनी भी सारी, बट 1 नहीं है, तो इसलिए हमने लिखना है एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। एक्सरसाइजेज में हम क्या करते थे, एक्सेप्ट लास्ट टर्म, वहाँ पे लास्ट टर्म नहीं डिवाइड होती थी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म। कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन जो मर्जी आए, आपको कोई कंसेप्ट क्लियर है तो आप लिख सकते हैं। तो फिर देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 5, तो 1 हमारे पास क्या होता है फिर रिमाइंडर, हेंस
रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या हो गया, फिर क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 7। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।